वेलकम पाईमेक 2025। मैं हूं डॉक्टर सना गौरी और आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑन द न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं इस एक्सपो सेंटर कराची में, जहां पे यह पाकिस्तान नुमाइंदगी कर रहा है और अपनी पावर को दिखा रहा है कि किस तरह मेरी टाइम में उसकी पोजीशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। कई ममालिक जो कि पाकिस्तान से तिजारती हब के तौर पर रबते में हैं, उनके सामने शो करना और दुनिया भर में ये बताना कि पाकिस्तान की इकॉनमी, ब्लू इकॉनमी को किस हद तक सपोर्ट करना चाहिए। हम इस सिलसिले में यहाँ पे मौजूद हैं, जो पाकिस्तान की ताकत को शो करता है, और इसका आगाज़ इस वक्त हो चुका है। आपको मज़ीद दिखा हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जिस तरह से आप सारी तैयारियाँ देख रहे हैं, इंटरनेशनल नौइयत की जो कॉन्फ्रेंस है, उसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान दिफाई तौर पे किसी से भी कमज़ोर नहीं। वो ताकत जो नाकाबिले तस्खीर है, मेरा पाकिस्तान, और मेरे पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब हम अंदर आ चुके हैं और मज़ीद आगे जाके देखते हैं कि किस तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं। तैयारियाँ यहाँ पे भरपूर हैं और जिस तरह के इंतज़ामात किए गए हैं, वो कहना चाहिए कि मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा पाकिस्तान पाइंदाबाद। जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि इस वक्त हम बदर एनर्जी के स्टॉल पे मौजूद हैं। बदर एनर्जी इस वक्त सोलर सिस्टम से एनर्जी क्रिएट करने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है। इस वक्त हम हॉल नंबर 3 पे हैं और ये बदर एनर्जी का पूरा यहाँ पे स्टॉल है। यहाँ पे उनके CEO से भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि वो पाकिस्तान में किस तरह का पोटेंशियल देखते हैं। जी जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं बदर एनर्जी के स्टॉल पे और लू कोय CEO यहाँ पे कंपनी के हमारे साथ मौजूद हैं। सर, welcome. Thank you. What's your opinion about this all event and this conference? Actually, I first introduce our company. Our company based in China, Jiangsu, Suzhou city. So we are the manufacturer of the lithium batteries. We are also provided a complete system of solar, inverter, and a storage system and a charger, EV chargers. Okay, this is our complete system. So now this 3 days we are come to here, participate in the PIMEC. PIMEC is a very excellent show. What do you think about the blue economy of Pakistan? You think that there is so much potential in Pakistan? Yes, our company already been here more than 5 years. So we are provide the solars and the lithium batteries. And this is a very huge market here for the potential for the blue economic. Because in China we already have very nice developing in the blue the blue energy. We have the found energy, solar energy installed in the sea. So in Pakistan, I hope so. This is also big potential market here. Is that your first visit in Pakistan? No, our company already been here more than 5 years. So I'm usually You first time attend this conference. yes, this is the first time I attended this PIMEC. Welcome to Pakistan and welcome to this conference. What about your next projects and what about your future in Pakistan? What do you think that there is potential, and you visit all the stalls in this conference. So what do you think that there is more investment sectors in Pakistan? Uh, yes, this is we are almost with all the exhibitors here. They give us a lot of potential queries. So we have feeling this is a very huge market here for all our products. एज आई एम अ कार लवर, तो यहाँ पे जो है एक्सपो सेंटर और हॉल नंबर 5 में मुझे जब ये कार्स नज़र आई हैं
तो मैं बड़ी परेशान हुई कि जनाब ये कार्स कैसी होती हैं। तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि आम कार हैं, तो आम कार क्या होता कार्स क्या होती हैं, इसके हवाले से पूछते हैं। खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। सर बताइएगा कि ये जो कार्स हैं ये किस तरह से काम करती हैं, और एक्सपो इस वक्त पाइमिक में इसका क्या किरदार है? अभी जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान को बहुत सारे वो चैलेंजेस जो है उनका सामना है, स्पेशली दहशतगर्दी का। टेररिज्म इस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली हमारे बलूचिस्तान और केपी के प्रोविंस में। तो आर्म फोर्सेस जो हैं वो उस पर काफ़ी काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए होता है, चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आर्मर्ड व्हीकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दैट, जो ट्रूप्स को फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी सेफली ट्रांसपोर्ट भी करें और फ्रंट लाइन पे उनको लड़ने का मौका भी फराहम करें विद सेफ्टी। तो ये सेफ्टी मेजर है जो कि बहुत ज़रूरी है, और आर्म फोर्सेस के लिए जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है उसके लिए की फीचर है और की कंपोनेंट है। अच्छा, हमने ये सुनते आए थे कि ये व्हीकल काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, बट इसका क्या स्केल होता है, कितनी इसकी कॉस्ट होती है? नहीं जी, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, ये एक मिथ है, क्योंकि आर्मर्ड व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम 5 मिलियन टू 10 मिलियन जो उसकी आर्मरिंग कॉस्ट होती है गाड़ी को छोड़ के। तो जहाँ पाकिस्तान में 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ जो हैं वो एक कॉमन है, तो उसमें 10% का भी फ़र्क नहीं आता। बट इट्स लाइफ सेविंग इक्विपमेंट जो आपकी ज़िंदगी बचाता है, जो आपको सेफ़ रखता है। यानी कि आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ फोर्सेस के लिए नहीं, और लोगों के लिए भी ये बड़ी काम की चीज़ है कि जो अपनी लाइफ और दहशतगर्दी का, जिस तरह से आपने कहा कि टेररिज्म के मसाइल हैं, तो उस हवाले से एक आम शख्स भी आपको अप्रोच कर सकता है और यहाँ पे आपसे परचेजिंग वगैरह के सिलसिले में आपसे बात कर सकता जी है। बिल्कुल, ये जो है नॉर्मल जो बिज़नेस कम्युनिटी है और नॉर्मल जो बिज़नेस लोग हैं वो लोग बनवाते हैं अपने लिए, क्योंकि उनको थोड़ा सा थ्रेट है, किडनैपिंग की थ्रेट्स भी है, भत्ते की थ्रेट्स भी हैं। ये इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में जिसको आपको पता है। तो सिविलियंस भी जो हैं वो ये गाड़ियाँ बनवाते हैं। जैसे ये गाड़ी है, ये दिस कार इज़ स्पेशली मेड फॉर सिविलियंस जी, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जी। बिजनेस कम्युनिटी के लिए जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में कहा गया, एज आई एम कार लवर, सो कैसे आपका ख्याल आया, ये मेरे क्वेश्चन से हट के प्रोग्राम से, लेकिन ये तमाम चीज़ें कब से आपने स्टार्ट की हैं, आपकी कंपनी कब से है? जी, मैंने ये काम शुरू किया था यूएस से इन ईयर 2000। उसके बाद फिर सिक्योरिटी हालात बदलते गए दुनिया के, 9/11 आया, इराक वॉर हुई, अफ़गानिस्तान वॉर हुई। उसके बाद टेररिज्म बहुत बढ़ गया था। जैसे आप सीरिया को ले लें, लिबिया को ले लें। अगर आपको याद हो पाकिस्तान में भी 2003, 4, 5, 6 में एक बहुत बड़ी लहर आई थी टेररिज्म की, जिसमें मोहतरमा पे भी हमले हुए, इस्लामाबाद मैरियट पे भी हमले हुए, GHQ पे भी हमले हुए। तो उसके बाद जो है वो आर्मर्ड गाड़ियों का एक रुझान जो है वो पाकिस्तान में बढ़ा, और हम 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बना रहे हैं। पाइमिक 2025, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची शिपयार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स के स्टॉल पे, और हम इस वक्त कैप्टन कलीम के साथ मौजूद हैं। कलीम साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो अपने स्टॉल के हवाले से बताइए कि यहाँ पे हम मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे हैं, ये क्या है और किस तरह से आप इसको यूज़ करते हैं? सबसे पहले मैं आपको कराची शिपयार्ड के स्टॉल पे वेलकम करता हूँ। इस दफ़ा जो हमने थीम रखी है वो एक कमर्शियल शिप की है, जो कि हम पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के लिए एक तवील अरसे के बाद बनाने जा रहे हैं। ये हमारा कंटेनर शिप है जो कि 1100 कंटेनर लेके साथ जाया करेगा, और ये एक कमर्शियल जहाज़ है जो कि पाकिस्तान में बन रहा है, पाकिस्तान में इस्तेमाल होने के लिए। तो बेसिकली ये ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए जो है, आप समझते हैं कि ये वाला जो जहाज़ आप बनाने जा रहे हैं, ये कंटेनर्स को ज़्यादा तादाद में लेके जाने की कैपेसिटी रखता है? बिल्कुल ऐसे ही है। आपको मालूम होगा कि जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जनरली होती है वो कंटेनर की फॉर्म में होती है। तो उस कंटेनर को लेके जाने के लिए आपको शिप्स चाहिए होते हैं जो कि कंटेनर लेके जाएं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास उस तादाद में कंटेनर शिप मौजूद नहीं है जो कि होने चाहिए। हमारे अपने कंटेनर्स हैं, हमारे अपने कंटेनर शिप भी होने चाहिए जो कि उनको लेके जाए। इस पर्सपेक्टिव में अल्हम्दुलिल्लाह हम ये पहला कंटेनर शिप बनाने जा रहे हैं, और एक यस्टरडे यानी कल हमने एक MOU साइन किया है पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के साथ, जिसके तहत एक और कंटेनर शिप भी हम इंशाल्लाह मुस्तक़बिल करीब में बनाएंगे। अच्छा, आप ये समझते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल और ममालिक के लिए भी ये चीज़ अट्रैक्शन
की तरफ है कि जनाब आप लोग पाकिस्तान के पास आएँ और ये टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें आपसे जो है वो परचेज़ करें और लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कुछ बाहर के शिपयार्ड भी देखने का। तो तमाम शिपयार्ड इसी तरीके पे ऑपरेट करते हैं जिस तरह हम ऑपरेट करते हैं। तो जब वो दूसरे मुल्कों के लिए बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते? हम भी दूसरे मुल्कों के लिए इसी तरह के इससे अच्छी क्वालिटी के जहाज़, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, इंटरनेशनली सर्टिफाइड जहाज़ जो कि वो कमर्शियली और बाकी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें, हम बना सकते हैं। अच्छा, तो एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी कि जो एक रॉ मटेरियल है, हम ये समझते हैं कि हम दूसरे ममालिक से पाकिस्तान में मंगवाते हैं और फिर यहाँ पे उसके बाद इसको हम टेक्निकली तौर पे इसको असेंबल करके और चीज़ें बनाते हैं। तो ये तमाम चीज़ों की जो पार्ट्स हैं, ये कहाँ से आते हैं? क्या पाकिस्तान में इसको बनाया जाता है या पार्ट्स बाहर से आप लोग इम्पोर्ट करते हैं? देखिए, ये चीज़ पूरी दुनिया में ऐसे ही है कि जो शिपयार्ड शिप बनाता है वो तमाम चीज़ें नहीं बनाता, ना ही वो मुल्क तमाम चीज़ें बनाता है। जैसे मिसाल के तौर पे इंजन्स जो हैं वो अमूमन उन ममालिक से दरामद किए जाते हैं जो कि इंजन बनाने के एक्सपर्ट्स हैं। बाकी चीज़ें भी उन ममालिक से दरामद की जाती हैं जो कि उन चीज़ों को बनाने के एक्सपर्ट्स हैं। जो चीज़ें पाकिस्तान में अवेलेबल होती हैं वो हम पाकिस्तान की ही यूज़ करते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती वो फिर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि बाकी शिपयार्ड भी इंपोर्ट करते हैं। तो आप अपनी कोर कॉम्पिटेंस के ऊपर प्ले करते हैं। अपनी कोर कॉम्पिटेंस हमारी शिप बिल्डिंग है, शिप मैन्युफैक्चरिंग है, हम उसके ऊपर रिलाई करते हैं। और जो अदर देन दैट है वो हम इंपोर्ट करनी पड़े, लोकली हमें अरेंज करनी पड़े, जिस तरह भी करनी पड़े, हम मैनेज करके फाइनली एक अच्छा प्रोडक्ट अपने कस्टमर को बना के देते हैं, जो कि हमारा फाइनल गोल होता है कि जो हमारा कस्टमर है वो सेटिस्फाइड हो कि जो हमने उसको प्रोडक्ट दी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है और वो प्रोडक्ट लेके वो कहीं भी जा सकता है। अच्छा, एक और चीज़ है कि हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम अपने राइवल्स को देख रहे होते हैं, और अगर हम अपने हमसाय मुल्क भारत की बात करें तो ज़ाहिर सी बात है आपने उसको भी स्टडी किया होगा कि उनके पास क्या चीज़ें मौजूद हैं, किस तरह से। तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बीट करता है इस लेवल पे, और ख़ास तौर पे ब्लू मरीन, हम इसको इंडस्ट्री की बात करें और इकॉनमी की बात करें या अपने इनके जहाज़ों की बात करें, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत आगे लेवल पर पहुँच चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें, जहाँ तक आप भारत की बात कर रहे हैं तो उसका साइज़ बड़ा है, अकॉर्डिंगली उसकी चीज़ें बड़ी हैं। तो ये अगर साइज़ बड़ा होना क्वालिटी को इंश्योर नहीं करता। हम अकेला शिपयार्ड हैं पाकिस्तान में जो कि इस वक्त माशाल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे चीज़ें बना रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं। हम पाकिस्तान नेवी को डिलीवर कर चुके हैं, हम पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी को डिलीवर कर चुके हैं, हम केपीटी को डिलीवर करते हैं, हम पीएनसी को डिलीवर करने जा रहे हैं। और ये इस चीज़ की मतलब प्रूफ है कि हम जो चीज़ें बना रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि हमारे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। चलिए जनाब, पाइमेक 2025 और एक मुख्तलिफ किस्म का मुझे एक स्टॉल यहाँ पे नज़र आया है। यहाँ पे हम मौजूद हैं इस वक्त कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के स्टॉल पे, और मेरे साथ डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, हिदायतुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो पाइमेक में यहाँ की मौजूदगी इस स्टॉल की मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी, क्योंकि मुझे कल्चर में बड़ी दिलचस्पी, ख़ासतौर पर रिच कल्चर है सिंध का स्पेशली। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे स्टॉल की इस वक्त पाइमेक में लगाने की क्या वजूहात थी, और आप क्या समझते हैं कि इसका कितना फ़ायदा हो सकता है? जी बिल्कुल, एक तो जब भी पाइमेक होता है तो उसमें ब्लू इकोनॉमी के में जो इन्वेस्टमेंट्स और उसके हवाले से बात हो रही होती है, उसमें जो हमारा जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उसमें हमारे पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स है जो हम यहाँ पे लेकर आए हैं। जो जिस तरह आप बाइक्स देख रहे हैं खड़ी हैं, तो वो एडवेंचर टूरिज़्म की जो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, वो फिर गोरख हिल स्टेशन हो या थरपारकर का डेजर्ट हो, वहाँ पे जो एडवेंचर टूरिज़्म है उसको एक प्रोग्रेसिव और प्रोमोट करने के लिए एक डिस्प्ले था। उसके अलावा भी हमारे पास जो लेक्स हैं, हमारे पास फ्रेश वाटर लेक्स हैं, या हमारा जो कोस्टल बेल्ट है, तो उसके हवाले से जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे हमने डिस्प्ले किए हैं। उसके अलावा जो कल्चर की यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन थी, उसका ये था कि आप किसी भी कंट्री में जाएं, जब भी आपकी ट्रेड इन्वेस्टमेंट या किसी भी हवाले से जब हो, तो कल्चर आपका ही एक बेसिक चीज़ होती है जो आपके कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमारा कल्चर का जो है वो उसमें लाने का मकसद भी यही था कि हमारे पास जो हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज है, जिसमें अजरक बनती है, या पोट्री का काम होता है, या रली मेकिंग होती है, उसके अलावा एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, तो वो सब उनको डिस्प्ले करने का कि अभी इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी वो हमारे जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं और लोग उनको पसंद भी करते हैं। और जब भी कोई बाहर से गेस्ट आते हैं तो उनके लिए भी एक अट्रैक्शन होती है कि वो कल्चर से ज़रूर अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। तो उसके साथ साथ
हैंडीक्राफ्ट के डिस्प्ले के अलावा हमने यहाँ पे म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस भी रखी हुई हैं इंस्ट्रूमेंट्स की, जिसमें सुरंदो हमारा एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है वो भी था, अलगोज़ा था, और बोडिंडो एक है। जो बोडिंडो की एक मैं आपको चीज़ बताऊं कि बोडिंडो का डोजियर इस वक्त हमारा यूनेस्को में सबमिट है, जिसकी दिसंबर में फ़ाइनल उनकी जो मीटिंग है उसमें डिसाइड होना है कि उसको हमने अर्जेंट सेफगार्डिंग लिस्ट पे हमने उसको रजिस्टर करवा रहे हैं। तो अब उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि वो उसको बजाने वाला अब एक ही बंदा रह गया है, वो वरना पूरी उसमें ख़त्म हो चुका है, कोई भी नहीं बजाता, एक ही बंदा है जो इस वक्त बजा रहा है। तो उसको बचाने के लिए हमने वो एक एफ़र्ट की है कि इस तरह पूरी दुनिया ही उसको एक्सेप्ट करेगी कि सिर्फ वो ये नहीं है कि सिंध का या पाकिस्तान का वो एक हेरिटेज है, बल्कि वो पूरी दुनिया का हेरिटेज है जो सब ने मिल के उसको बचाना है। तो जिस तरह से आपके एफर्ट है, यकीनन आप इस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं तो काफ़ी रिसर्च आपने इस पर की होगी। जहाँ हम टूरिज़्म की बात करते हैं तो सिंध की तरफ मैंने कम लोगों को, या तो मीडिया में इतना नहीं शो होता है कि टूरिस्ट कम सिंध की तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं। क्या ऐसी चीज़ें, क्या आपकी कोई पॉलिसी मेकिंग हो रही है इस लिहाज से कि जनाब सिंध में क्या क्या जगह हैं जहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सकता है, आ सकता है, बल्कि ना सिर्फ बाहर ममालिक से बल्कि ख़ुद पाकिस्तान से के भी दूसरी जगहों से आएँ, अंदरून सिंध हो गया या सिंध की जो है हमारी आबी पट्टी है वहाँ पे आप जाएं और वहाँ पे टूरिस्ट करें, तो फैसिलिटीज़ भी हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, फैसिलिटीज़ हैं लोगों को, शायद इतना उस हवाले से नहीं हुआ था, लेकिन अब जो गवर्नमेंट है वो बड़ा एग्रेसिवली टूरिज़म पे काम कर रही है। तो हमारे पास जो सिंध में जो टूरिज़म है वो मल्टी मतलब एक है, वो आप आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हैं, जिस तरह हमारे पास 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इस तरह मोहनजोदड़ो है और मकली है, दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो उस पे काफ़ी अब फॉरेन जो टूरिस्ट है वो आना शुरू भी हुए हैं, और रेगुलर बेसिस पे मोहनजोदड़ो पे भी आ रहे हैं, मकली पे आ रहे हैं। उसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी जगह हैं, जैसे रनीकोट फोर्ट है, 28 किलोमीटर लॉन्ग जो वॉल है एक जामशोरो में, खैरपुर के अंदर कोट डी जी का फोर्ट है, फैज़ महल है। उसके अलावा आप थरपारकर चले जाएं तो वो एक उसके अपने कलर्स हैं, वहाँ पे आपको जैन टेम्पल्स भी मिलते हैं, कारूंजर का माउंटेन भी मिलता है। उसके अलावा डेज़र्ट के जो अपनी एक खूबसूरती है वो भी आपको नज़र आती है। उसके अलावा काफ़ी हमारे पास जो कोस्टल, जैसे हम कोस्टल में की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे कराची में भी काफ़ी जो कॉलोनियल या उससे भी पहले के जो हमारे पास हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं वो मौजूद हैं, जिसमें अमोटा पैलेस है, कायद आज़म हाउस है, और इसके अलावा और भी बहुत जगह हैं। ठट्टा आप चले जाते हैं यहाँ से तो वहाँ पे आपको एक पूरा शाहजहान मॉस्क मिलती है, मकली है, बम्बोर है। फिर उसके अलावा जो फ्रेश वाटर्स पे जो हमारा है एक गिंजर लेक है, मनशर लेक है। उसके अलावा सांगड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी डेजर्ट के अंदर लेक्स हैं। अब उनको प्रमोट करने के लिए हमारे जो इस वक्त जो हमारा करंट टूरिज़्म के कल्चर टूरिज़्म के मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ा एग्रेसिवली कि हम इंटरनेशनल जो एग्जीबिशंस हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनल टूरिस्ट भी अट्रैक्ट हों। उसके अलावा जो डोमेस्टिक हमारा टूरिज़्म है उस पर भी काम हो रहा है, और अब जो हमारा टूरिज़्म का नंबर है वो बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि ये डिपार्टमेंट बड़ा एग्रेसिवली अब काम कर रहा है, हम खुद भी जैसे सिंध के हैं, हम यहाँ कराची में बैठे हुए हैं, तो आपने कहा डोमेस्टिक आपका जो टूरिस्ट होता है उसको अट्रैक्ट करने के लिए हम जब जाते हैं, ये मैं काफ़ी अर्से से नहीं गई, लेकिन बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती कि टूरिस्ट आए यहाँ पे जी दौरा कर ले, कुछ कर ले। तो क्या इस हवाले से भी काम हो रहा है कि फैसिलिटी दी जाए, फैसिलिटेट किया जाए, वहाँ पे काम हो रहा है इस हवाले से? जी जी बिल्कुल, जो फैसिलिटीज़ पहले जो मौजूद थी उनको अपग्रेड भी किया गया है, और उसके अलावा पहले एक था कि लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट था कि अगर गवर्नमेंट की जगह पे जाते हैं तो वो आपके लिए इजी नहीं होता, लेकिन अब उसको ओपन कर लिया है। वेबसाइट के हमारे सिंध टूरिज़्म की वेबसाइट है, आप उस पर जाएँ, बुकिंग ओपन है, आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं, या इनकी फ़िज़िकली भी ऑफिस अवेलेबल है कराची में, यहाँ से आप बुकिंग करवा के जाएँ। जो भी हमारी मेजर टूरिज़्म साइट्स हैं वहाँ सब पे हमारे टूरिज़्म के रिजॉर्ट्स या मोटेल्स फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर आप फैमिली के साथ जाएँ तो आपको वहाँ पे एक कंफर्टेबल स्टे भी मिलेगा, और आपका खाना पीना वो सब चीज़ें आपको वहाँ मिलती हैं। पाईमेक 2025 और इस वक्त हम मौजूद हैं इस वक्त इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट सिंध के स्टॉल पे, और बहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये स्टॉल किस लिए है और किस तरह से इसको प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बहजाद अमीर मेमन है, मैं एडिशनल सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट बेसिकली यहाँ पर एक फोकल डिपार्टमेंट है इस सारे सिंध पवेलियन का। इस यहाँ पे जितने भी सिंध के स्टॉल लगे हुए हैं, इसकी सारी जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के हवाले से।
तो यहाँ पर तकरीबन 17 डिपार्टमेंट्स हैं सिंध के, सिंध पवेलियन के अंदर, जो अपने अपने जितने भी उनके पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो उन्होंने यहाँ पे पोर्ट्रे किए हुए हैं। पिच बुक भी हमने बनाई हुई है जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स के जो जो प्रोजेक्ट्स हैं, पोटेंशियल है, फिजिबिलिटीज़ हैं, वो उसके अंदर शामिल हैं। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के हवाले से मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पर 4 से 5 हमारे जो विंग्स हैं उन्होंने जो है अपने यहाँ पर बूथ्स लगाए हुए हैं, जिसमें एक जो है एजुकेशन सिटी का है, जहाँ पर जो है वो एजुकेशन का पूरा एक सिटी जो है वो इस्टेब्लिश हो रहा है। इसी तरह सीज़ा है, सिंध इकनॉमिक जोन अथॉरिटी, उन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है। उसी तरह SCDF है, सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फ़ंड, उन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है। उसी तरह जो हमारा क्लिक का प्रोजेक्ट है जिसका मैं PDB हूँ, जो हम ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं डिजिटल पोर्टल पे, जो भी कोई बिज़नेस खोलना चाहता है वो ऑनलाइन उस पोर्टल पे रजिस्टर करना चाहे तो वो कर सकता है। उसका हमने यहाँ पे एक लाइव बूथ भी रखा हुआ है, फैसिलिटेशन के लोग भी बिठाए हुए हैं। अच्छा सर, आपकी तमाम बातों में एक क्वेश्चन जहन में आता है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह कोई प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो टोटल गवर्नमेंट इसको रन कर रही है, सिंध गवर्नमेंट, या कुछ ऐसे हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है? जो हमारे 2 हैं प्रोजेक्ट, एक हमारा सिस्मिक है जो एक दाबीची में इकनॉमिक जोन डेवलप कर रहा है, वो एक किस्म से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ही मॉडल है जिसमें डेवलपर उसको डेवलप कर रहा है, उसके बाद फिर उसको जनवरी-फरवरी में वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, उसके बाद फिर वो सेल करेगा और गवर्नमेंट के साथ प्रॉफिट शेयरिंग होगी। इसी तरह जो एजुकेशन सिटी है वो भी काइंड ऑफ इसी तरह के, इनिशियली गवर्नमेंट ने इस पर पैसे लगाए, अब जो कंपनीज आ रही हैं वही डेवलपमेंट, जो इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं एजुकेशन सिटी के अंदर वही उसको डेवलप कर रहे हैं, तो और फिर वो भी प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल के ऊपर ही है। बाकी जो हमारा SBOSS है, जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं डिजिटल रजिस्ट्रेशन पोर्टल, वो वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से हमने इस्टेब्लिश किया है। इसमें 130 रजिस्ट्रेशन जो हैं वो ऑनलाइन हो जाएंगी और वो कोई भी स्कूल खोलना चाहे, रेस्टोरेंट खोलना चाहे, हॉस्पिटल खोलना चाहे, वो उसी पोर्टल पे रजिस्टर करेगा, उसको गवर्नमेंट ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो लाइव हो चुका है। 2800 सर्टिफिकेट हम आज तक इशू कर चुके हैं, जिसमें किसी ने शॉप खोल। फैजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, अभी तक जितनी गुफ्तगू हुई मेरा ख्याल है एक लिंक कहीं रह रहा है। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट सिंध बेसिकली किससे कनेक्ट होता है? और आपने कहा कि आपके अंडर यहाँ पे 17 डिपार्टमेंट का आपने कहा कि वो काम कर रहे हैं। हाँ, 17 डिपार्टमेंट सिंध के जो हैं उन्होंने यहाँ स्टॉल इस्टेब्लिश किए हुए हैं। इसी तरह जैसे ये सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी सामने नज़र आ रहा है, वो अपने उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं स्कूटी के, ग्रीन बस के, रेड बस के, वो प्रोजेक्ट हमारा डिपार्टमेंट जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है, मॉड्यूलेटर है बेसिकली यहाँ पे इस सारी इस इवेंट का। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फोकल डिपार्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है। इसी तरह हमारा जो ये कल्चर का है, आप वहाँ से आपने हुआ होगा, तो वो अपने उनकी जो साइट्स हैं रिजॉर्ट्स की, उनकी एक वो प्रमोशन कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट इटसेल्फ अपने प्रोजेक्ट्स जो है हमारे, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए, उनके अंदर कोई प्रमोशन करना चाहे या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे, जैसे आज हमने एक एजुकेशन सिटी का जो है एक सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक प्रोजेक्ट जो है उसका MOU लेटर ऑफ इंटरेस्ट हमने साइन किया है। 200 मिलियन डॉलर्स की जो है पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट का एक उन्होंने प्रपोज़ल हमारे साथ शेयर किया। इसी तरह अभी कुछ दिन पहले जो है वो अबू धाबी के पोर्ट वाले आए हुए थे, वो उनसे हमसे डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह वो हमारे जो इकनॉमिक जोन्स हैं उसमें किस तरह उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो बेसिकली हमारा जो पर्पज़ है इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का, वो इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन देकर और हम जो है इन्वेस्टमेंट लाना है। पाइमेक 2025 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इब्रार शेख साहब के साथ। आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर है एजुकेशन सिटी, और उनसे ही जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से काम कर रहा है और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। Thank you. This project is comprised of 8,921 acres. इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम जो है हमारा शुरू हो चुका है और ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट है फ़ेज़ 1 का। और इसमें एजुकेशन मास्टर प्लानिंग इस तरह से की हुई है, पीछे आप देख रहे हैं मास्टर प्लानिंग में इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। इसमें हमारा नोटिफाइड हुआ है पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन,
जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन मोर देन $1 बिलियन इन 5 इयर्स की एक बाय द वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स ऑफ इन्वेस्टर्स की कमिटमेंट हो चुकी है, जो अभी अपना काम बाय एंड ऑफ दिस मंथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें Tier 3+ डेटा सेंटर है, सोलर पैनल और PV एंड सेल्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट। सर यहाँ पे एक लिंक शायद मिस हो गया, मैं आपसे ही सबसे पहले तो सवाल पूछूंगी कि क्या कौन सी जगह पे हो रहा है, लोकेशन क्या है और कहाँ आप ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं? ये डिस्ट्रिक्ट मलीर में है, कराची में, और देह जोड़ में। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट बोर्ड अंडर एजुकेशन सिटी एक्ट एज अ गवर्निंग बॉडी और विद फुल सपोर्ट एंड बैक ऑफ द गवर्नमेंट, और इसको हमने मास्टर प्लानिंग स्टेज हैज़ बिन डन। जैसे मैंने गुजारिश की कि मास्टर प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन द 17 ऑन ग्राउंड स्टडीज़ एंड फिजिबिलिटीज़ डन। और उसके बाद इसकी डिफरेंट फेजेस हैं। डेवलपमेंट का फ़ेज़ 1 इज़ गोइंग ऑन, जैसे मैंने गुजारिश किया अभी आपको, और इसमें अभी 6 एजुकेशन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ आर फंक्शनल, 4 आर अंडर कंस्ट्रक्शन। इसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ का है, और दूसरा मैं आपको गुजारिश कर रहा था अभी कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिलिकॉन वैली है। एकेडमिया और इंडस्ट्री का डफटेल होना लाजमी है, लाइक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड का जैसे है। दिस मॉडल एंड हमारा जो मास्टर प्लान है, इट इज़ बीइंग डन आफ्टर नॉट ओनली द फिजिबिलिटी स्टडीज़ डन ऑन द ग्राउंड, बल्कि जो डिफरेंट वर्ल्ड में जो एजुकेशन सिटीज़ हैं उनको भी स्टडी किया गया, जैसे मलेशिया का है, कतर का है और दुबई का है, तो स्टैनफोर्ड का है। तो इसमें स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा, इसमें जैसे मैंने बताया कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ वहाँ पर Tier 3+ डेटा सेंटर का काम शुरू होने वाला है, और सोलर PV एंड सेल्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हायर बाइंग मार्केट। इट शोज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स। और आखिरी बात मैं गुजारिश करूँ आपके तवज्जो से, इसमें हमारे कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट भी है, जिसमें आज ओसाफ ग्रुप ऑफ कंपनीज, मॉरिशस ग्रुप है, उन्होंने $200 मिलियन की कमिटमेंट लेटर ऑफ इंटेंट दिया है, अनसॉलिसिटेड प्रपोजल दिया है। तो जिसमें हमारे जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, इनके साथ ड्यू डिलीजेंस होगी, जो भी प्रोसीजर होगा दैट विल बी फॉलोड। अच्छी बात यह है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आ रहा है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल डेफिनेटली गुड फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर प्रोविंस, और इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और बहुत बड़ा स्कोप होगा, एक सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है। तो आपने कहा कि सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, और ख़ासतौर पे आपने जो बतौर स्कॉलर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एकेडमिया का लिंक जो है वो मार्केट से करना, क्योंकि बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन चीज़ें आगे नहीं कर सकता, वो मार्केट में जब फील्ड में जाता है तो काम नहीं कर सकता। बाकायदा इसकी आपने प्लानिंग्स की हैं कि किस तरह से वो मार्केट में जाएगा और काम कर सकता है? देखिए, हमारे रेगुलेशंस में है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं ना, इनको जैसे यूके में होता है 1 ईयर मैंडेटरी उनको जॉब मिलेगी, तो उनके लिए मैंडेटरी हमारे लॉज में, रेगुलेशंस में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अप्रूव किया है कि इनको मैंडेटरी ये एकेडमिया को बच्चों को जो है जॉब देंगे, और प्लस में 10% ऑफ देयर प्रॉफिट दे विल कंट्रीब्यूट इन द R&D ऑफ द एकेडमिया, क्योंकि हम R&D को भी बहुत प्रमोट करना चाहते हैं। R&D की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, हमें मोर डॉक्टरेट चाहिए और रिसर्च चाहिए। तो ये एक डफटेल बन रहा है बहुत अच्छा एकेडमी और इंडस्ट्री का, जिसमें नॉट ओनली द जॉब क्रिएशन हैज़ बीन सिक्योर थ्रू द रेगुलेशंस, बिसाइड्स इसमें R&D इज़ बीइंग प्रमोटेड। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओशियानिक क्रूज़ के स्टॉल पे, और मेरे साथ इस वक्त यासिर हादी साहब मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? सर, बड़ी एक कराची वालों के लिए बड़ी अट्रैक्टिव होती है क्रूज़ की टर्म, और क्या आपकी ये जो फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हैं, और क्या एक नया इनिशिएटिव है जो आप लेके आ रहे हैं, एक नया आइडिया है? जी, ओशियानिक क्रूज़ वॉज एस्टैब्लिश इन 2017। तो जो कॉन्सेप्ट था कराची आइट्स के लिए यहाँ पे, या किसी भी इंटरनेशनल ट्रैवलर के लिए, कि कराची में कोई हैपनिंग एंटरटेनमेंट नहीं थी। वी वर रिस्ट्रिक्टेड टू फूड, सिनेमाज एंड मॉल्स। तो हैविंग अ कोस्ट लाइन ऑफ 1000 किलोमीटर्स, वी डिसाइडेड टू मेक समथिंग डिफरेंट। और यूजुअली तो बाहर दुनिया में जाते हैं तो क्रूज़ का कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में नहीं था। सो वी गॉट एन एज ओवर इट। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है शिप डिज़ाइन एंड बिल्ड के ऊपर।
तो हम अपनी बोट्स डिज़ाइन करते हैं, उनको बिल्ड करते हैं, फिर हम इन्हें ऑपरेट करते हैं। कैपेसिटीज़ हमारे पास इसमें 200 पर्सनस की हैं, 50 की, 20 की, 4-5 फ्लीट्स हैं और मज़ीद हमारे पास बोट्स इसमें इनकमिंग हैं। सो जो सर्विसेज की बात आपने की, उसमें हम लोगों को हैप्पी स्माइलिंग फेसेस देते हैं क्रूज़ पे। उसमें पीपल कम टू सेलिब्रेट देयर बर्थडेज, एनिवर्सरीज, मतलब एक बड़ा मेमोरेबल एक्सपीरियंस होता है। अ फादर ब्रिंगिंग हर डॉटर ऑन द बोट, व्हेन शी ग्रो अप शी विल रिमेंबर कि आई वेंट ऑन ओशियानिक विद माई डैड ऑन द बोट। इसी तरह इसमें कॉर्पोरेट पैकेजेस भी हैं, डिफरेंट कंपनीज हमें अप्रोच करती हैं, उनकी अपनी टीम इंगेजमेंट्स होती हैं। तो समथिंग इसमें आउट ऑफ द बॉक्स है। फिर इसमें फूड एंड बेवरेजेस की सर्विसेज इंक्लूडेड है और इंशाल्लाह वेरी शॉर्टली हमारे इसमें लॉन्ग ट्रिप स्टार्ट होने वाले हैं। अच्छा, ओशियानिक क्रूज़ के हवाले से अगर हम बात करें, आपने कहा कि आपने क्यों इनिशिएटिव लिया और क्या आपके जहन में था, कितना अरसा हो गया और आप कितना इसको ग्रोथ करते हुए इसको देख रहे हैं? 2017 से when I came back from US, तो I started this project just like an hobby, just for fun. I even didn't know कि इसका रिस्पॉन्स इतना अमेजिंग होगा, but it did very well. क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। कराची में लोग बाहर जाया करते, दुबई, थाईलैंड में जाके करते थे, तो बट अब लोगों को हमने, हमारी मार्केटिंग ने अवेयरनेस दी है। अभी हम जिस तरह यहाँ पे पाइमेक भी, दिस इज द सेकेंड ईयर वी आर पार्टिसिपेटिंग, सो पीपल आर हैविंग अ वेरी गुड अवेयरनेस। उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं स्टिल। अभी मैं अच्छा, आपके एक मैं स्लोगन देख रही थी यहाँ पे, पाकिस्तान मैरीटाइम लेगेसी, ये इसको आपने किस तरह से इसको कनेक्ट करें और लेगेसी का वर्ड जहन में कैसे आया कि इसको यहाँ से कनेक्ट करना चाहिए ओशियानिक क्रूज़ को? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ा गैप आ गया था। मतलब मैंने अपने बचपन में नहीं देखा कि मैंने कोई शिप्स देखी। मेरे दादा ज़रूर जा गए थे हज पे बोट में, उसके बाद से देयर वाज अ बिग गैप। आइडियाज़ थे, प्लान्स थी, सो दिस वाज अ लेगेसी दैट वी आर कंटिन्यूइंग ऑफ आवर एल्डर्स विच हैड अ लॉन्ग ब्रेक। तो उसको हमने रीस्टार्ट कर दिया एंड वी आर मूविंग वेरी फास्ट एंड वेरी एग्रेसिव ऑन टू इट। तो इसलिए हमने इसको लेगेसी का जो है वर्ड यहाँ पे कनेक्ट किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेट सेट के स्टॉल पे। हम यहाँ पे हैं एक्सपो सेंटर पे और एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 5 पे। इन नेट सेट पे क्या हो रहा है, किस तरह से अपने इक्विपमेंट को पेश कर रहे हैं और इस पाइमेक 2025 में नेट सेट किस तरह से अपना किरदार अदा कर रही है, कौन सी सर्विसेज है जिसको ऑफर किया जा रहा है, आइए बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद नुसरत अली साहब, आप सीनियर मार्केटिंग हेड हैं नेट सेट के, और जनाब उनसे बात करते हैं कि नेट सेट इस तमाम पाइमेक में क्या किरदार अदा कर रहा है, किस तरह से टेक्नोलॉजी के फ़रोग में नेट सेट काम कर रहा है और इस वक्त पाकिस्तान की इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सना, आप तशरीफ़ लाईं और आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी कंपनी का प्रोफाइल और अपने बारे में बताएं कि नेट सेट बेसिक करती क्या है। नेट सेट जो है वो पाकिस्तान बेस्ड एक कंपनी है हमारी, जो कि बहुत सारे सोल्यूशन प्रोवाइड करती है यहाँ पर, और हम इंटरनेशनली भी काम करते हैं। दुबई में भी हमारा ऑफिस है। नेट सेट यहाँ पर एक तो DTH है, हमारा टेलीपोर्ट है, इंटरनेट है, RF का हमारा वर्क है, और यहाँ जो स्पेशली जिस जो एग्जीबिशन है पाइमेक नेवी से रिलेटेड है, तो हमारा नेवी के साथ जो काम है वो हमारे मैरीन एंटीनाज हैं, वो हम आपको अभी दिखाएंगे जो सर्विसेज हम नेवी के लिए करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप पीछे बैक साइड पे देख रही होंगी एक बहुत बड़ा कंटेनर और ट्रक खड़ा है, तो ये हम पाकिस्तान में पहली बार लेकर आए हैं यहाँ पर। हम बेसिक पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के ब्रॉडकास्टर हैं। पाकिस्तान में यहाँ पर जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं थी इस तरह की, और लोग बाहर से जैसे कि PCB के इवेंट्स होते हैं या दीगर TV चैनल्स के इवेंट्स होते हैं, तो उनके पास इस तरह की फैसिलिटीज़ या इक्विपमेंट नहीं है। लिहाजा उसको देखते हुए हमारे जो कंपनी के CEO हैं फैसल रफ़ीउद्दीन साहब, और उनके साथ बैठे उनको हमने डिस्कस किया कि फैसल भाई जो हैं वो उनका बाहर का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर फ़ुटबॉल की लीग्स होती हैं, क्रिकेट लीग्स होती हैं, तो उनका एक विज़न था कि पाकिस्तान में भी इस तरह की फैसिलिटीज़ हमें देनी चाहिए। और उसकी वजह यह है कि जितना भी ब्रॉडकास्टिंग का स्टाफ है वो बाहर से हम मंगाते हैं, पाकिस्तान में लोग नहीं हैं क्योंकि उनके पास ये इक्विपमेंट नहीं है जिस पे वो ट्रेनिंग कर सकें या सीख सकें या इस पे काम कर सकें। अच्छा नुसरत साहब, जब पहले भी मेरी आपसे बात हो रही थी तो एक सवाल का जवाब आपने मुझे दिया, मैं चाहूँगी कि अभी ऑन द स्क्रीन भी आप इसका जवाब दें। ये नेट सेट इस वक्त पाइमेक और फिर मरीन इंडस्ट्री
इसको किस तरह से आपने लिंक किया? आपने छोटी सी तो बात आपने जुमला कहा कि जनाब इसका एंटीनास, लेकिन उसको ज़रा मज़ीद डिफ़ाइन कीजिएगा कि यहाँ पे वो किस तरह से काम करती है और आप क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए नेटसेट के बारे में मैंने आपको बताया कि एक तो वीसेट सेटेलाइट के जितने भी शिप में हम इस तरह से काम करते हैं कि जो हमारे ये एंटीनाज है, मैं आपको दिखाऊंगा इसको मैरीन के, ये जब समंदर में शिप जाता है तो उसको सिग्नल को देने के लिए ग्राउंड पे ये मैरीन एंटीनाज जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं। तो नेटसेट ये फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है नेवी के लिए। तो हमारा इसलिए इस पाईमेक में होना बहुत अहम था और ज़रूरी था, क्योंकि नेवी जो है सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, 37 कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं एज ए एग्ज़िबिटर। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर के जो नेवी हैं वो यहाँ आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं और हमारी चीज़ें देख रहे हैं, तो इसलिए हमारा होना बहुत ज़रूरी था इस एग्ज़िबिशन। अच्छा, अभी हम आपको भी दिखाएंगे कि क्या क्या ख़जाना है यहाँ पे और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है। लेकिन नुसरत साहब, आपने यहाँ पे एक बात कही कि पाकिस्तान में आपको वो लोग नहीं मिलते या वो टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, या टेक्नोलॉजी मौजूद है लेकिन उसको चलाने वाले नहीं हैं। नहीं, सबसे पहली बात सना मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी नहीं है। वो एक हमारा स्टेट टीवी है, पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न, और मुझे फ़ख्र है कि मेरी वो फर्स्ट इंस्टीट्यूट थी और पीटीवी की बदौलत आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और जितना मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है। फिर बाहर का एक्सपोजर है। पाकिस्तान में इक्विपमेंट नहीं था, ये हमारे सीईओ फैसल रफ़ीउद्दीन साहब जो है वो पाकिस्तान में लेकर आए हैं। और जो हमारी यूथ है और जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो मीडिया पढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम ये सीखें, तो इनके लिए एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म हमने दिया है नेटसेट ने ये। तो अभी हम आपको दिखाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। और ये आज 3rd डे है एग्ज़िबिशन का। हमारे पास जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है तो वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं और हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि इस पे हम कब ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो हमने उनको यही कहा है कि हम तो एज ए प्रोफेशनल फैसिलिटीज़ देते हैं और काम करते हैं, तो उसमें से कुछ टाइम हम निकालेंगे और अपने सीईओ फैसल रफ़ीउद्दीन को ये कहेंगे कि हम कोई इस तरह का कोई कोर्स, कोई वर्कशॉप के हवाले से कुछ हम टाइम निकालें ताकि वो लोग सीखें। और जिन लोगों को हम प्रोफेशनल जो लोग हैं जिनकी डिमांड है पूरी दुनिया में वो काम करते हैं, हम पाकिस्तान से वो लोग दें जो प्रोफेशनल काम करें और वो पाकिस्तान में भी काम करें और पाकिस्तान से बाहर भी जाके काम करें। तो हमारा विजन ये है। चलें जनाब, देखते हैं मज़ीद कि इनके स्टॉल पे क्या कुछ है। जो बातें भाई सैयद नुसरत अली साहब ने कही हैं वो किस तरह से पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज उसको अवेल कर सकती हैं, वो हम देखते हैं। चलिए जनाब, इस वक्त हम ओबी ट्रक में मौजूद हैं और ये पूरा जो एक्सपो सेंटर है, यहाँ पे आपको वाहिद एक ट्रक यहाँ पे मिलेगा जहाँ पे तमाम ये कंटेनर पे फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। बहुत से लोगों के लिए नई चीज़ होगी, लेकिन हम आपको बताएंगे। नुसरत साहब, ये बताइएगा कि ये क्या टेक्नोलॉजी है और ये तमाम इक्विपमेंट्स किस तरह से काम करते हैं, कुछ इस हवाले से बताइएगा। जी सना, देखें आप ओबी ट्रक में आ गई हैं। इसमें जो इक्विपमेंट इंस्टॉल हुआ हुआ है मैं आपको बारी बारी बताता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या इक्विपमेंट लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये आगे आ जाते हैं। आप बताइए यहाँ देखिए, ये मेरा मल्टी फॉर्मेट स्विचर है। मल्टी फॉर्मेट से मुराद ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के कैमराज होते हैं जिसमें अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। इस स्विचर की खूबी ये है कि इसमें किसी भी फॉर्मेट का कैमरा जब हम पैच करते हैं तो ये उसको खुद ब खुद इंस्टॉल करके उसको उठा लेगा, उसका सिग्नल ले लेगा ये। दूसरी बात यह है कि इसमें 84 इनपुट्स हैं। 84 इनपुट से मुराद 84 कैमराज या मुख्तलिफ प्लेआउट सर्वर या दीगर चीज़ें इसमें इनपुट की जा सकती हैं। और ये जो चेयर आप देख रही हैं, यहाँ पे VMD बैठता है जो इसकी स्विचिंग करता है। ये आपको मल्टी वीवर नज़र आ रहा है जिसमें मुख्तलिफ इसमें कैमराज हैं या ये भी मल्टी वीवर्स हैं हमारे, ये भी मल्टी वीवर्स हैं। इसमें मुख्तलिफ कैमरे आ रहे होते हैं। जैसे कि स्टेडियम में ये जो लाइट्स ऑन है, इसका मतलब ये कि इतने कैमरास इससे अटैच जी बिल्कुल इसमें मुख्तलिफ है। 4 इसमें कीज़ होती हैं। कीज़ से मुराद ये होती है कि उसमें जो टाइटल चलता है, ग्राफिक्स चलती है। 85 कैमरास 84 कैमरास एक टाइम में इसमें अटैच हो सकते हैं। अच्छा, ये इसमें 4 कीज़ हैं। कीज़ से मुराद ये होती है कि जो हमारी CG ग्राफिक्स चलती है, ग्राफिक्स से मुराद ये है कि नेम बैंड चलता है, टीम का स्कोर चलता है, तो वो हमारी जो है वो कीज़ से चलती हैं। तो 4 इसमें कीज़ मौजूद हैं जिससे हमारी सारी ग्राफिक्स चलती है। यहाँ हमारा जो है वो डायरेक्टर बैठता है जो कि पूरे मैच को सुपरवाइज़ कर रहा होता है, डायरेक्टर होता है। ये कम्युनिकेशन है उसकी तमाम कैमरामैन्स के साथ, VMD के साथ। जो कनेक्टिविटी है ये यहाँ से हिदायत देता है कैमरामैन को कि हमें आपका शॉट चाहिए, हमें ये व्यू चाहिए। इस डायरेक्टर के ऊपर पूरा मैच जो है वो चलता है। यहाँ वो सिटिंग करता है और ये सब यहाँ से कंट्रोल करता है।
इसके आगे हम आ जाते हैं तो ये आपको जो पैनल नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5 ये हमारे EVS कहलाते हैं। EVS मीन्स सादा लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं, रीप्ले जिस सिस्टम से दिखाते हैं उसको EVS कहते हैं। एक प्लेयर आउट हो जाता है और उसका आउट होना जो है वो क्लियर नहीं है। 2 अंपायर फील्ड में होते हैं, वो डिसीजन नहीं ले सकते। वो क्या करते हैं, थर्ड अंपायर को कॉल करते हैं कि आप ये बताइए, मेरी मदद कीजिए कि क्या ये आउट है या नहीं है। तो थर्ड अंपायर कॉल करता है डायरेक्टर को कि मुझे एक अच्छा व्यू दीजिए जिससे मैं फ़ैसला कर सकूं क्या ये आउट है या नहीं है। तो यहाँ पे जो EVS ऑपरेटर बैठा हुआ है, इस मशीन के ज़रिए वो रिप्ले देगा और ये इसमें जॉक लगा हुआ है सिस्टम, यानी कि अगर डायरेक्टर कहता है एक फ्रेम मुझे पीछे चाहिए तो वो पीछे करेगा, एक फ्रेम आगे चाहिए तो वो उसको आगे करेगा। तो फाइनल डिसीजन जो है वो अंपायर ही लेगा, लेकिन डायरेक्टर उसको प्रोवाइड करेगा अच्छा व्यू। तो उसके बाद जो है वो अंपायर फैसला करेगा ये आउट है या नहीं है। ये EVS है। अब इसके आगे हम आते हैं तो हमारी एक ये डेस्क है, ये आप देख रही हैं, ये CG ग्राफिक्स की डेस्क है। यहाँ पे अगर एक बॉलर का प्रोफाइल हमने दिखाना है, जैसे कि ये स्क्रीन हमारी चल रही है, ये फाइनल स्क्रीन है, इस पे उस बॉलर का नेम आ जाता है। ये छोटी स्क्रीन पे आप देख रही होंगी, ये ग्राफिक्स, ये सारी यहाँ से चलती है। ये सारे ग्राफिक्स ऑनलाइन बैठे होते हैं और डायरेक्टर की हिदायत पे जब उनसे डायरेक्टर कहता है कि मुझे इस बॉलर का प्रोफाइल चाहिए, तो वो यहाँ से CG चलाएगा और फाइनल प्रीव्यू पे ये CGs आ जाएंगी। ये हमारा CG का सेगमेंट है और ये आपको मुख्तलिफ स्क्रीन नज़र आ रही होंगी। इसमें तमाम जो हैं वो कैमराज हैं, प्ले आउट सर्वर हैं, जिसको देख के ये सारे लोग काम कर रहे हैं। चलिए जनाब, और भी बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए, आगे भी चलते हैं। जी सना, ये जो सेक्शन है हमारा, ये बेसिक कैमरों के रिमोट कंट्रोल हैं ये सारे ना। तो ये कहाँ यूज़ होते हैं, ये यूटिलाइज़ किए जाते हैं। एक क्रिकेट मैच सुबह 9 बजे शुरू होता है, तो सन की लाइट डिफरेंट होती है सुबह 9 बजे और 12 बजे डिफरेंट होती है, दिन में 2 बजे 3 बजे डिफरेंट होती है। तो ये कैमरामैन को हम नहीं कहते कि वो जाके उसका अपर्चर या ये चीज़ें सेट करे, लाइट सेट करे। यहाँ एक ऑपरेटर बैठा होता है जो इन रिमोट्स के ज़रिए उन कैमरास का अपर्चर और लाइट सेट करता है, उनकी टोन सेट करता है बाहर की लाइट के मुताबिक। जी सना, ये जो हमारा सेक्शन है ये ऑडियो सेक्शन है। किसी भी क्रिकेट मैच में या स्पोर्ट्स में आपको पता है कि कमेंटेटर होते हैं, कमेंट्री चलती है और उसमें टाइटल का म्यूज़िक होता है। इसके अलावा ये होता है कि जो बॉल क्रिकेट की मैच की होती है, जब बैट से हिट लगती है तो उसकी आवाज़ आती है बाकायदा शॉट की। तो वो माइक्स यहाँ पर इनपुट होते हैं और ये ऑडियो कंसोल कहलाता है हमारा। यहाँ पे ये सारी स्क्रीन लगी हैं, वो देख के ऑपरेट कर रहा होता है। ये पीछे आप देखेंगे साउंड प्रूफिंग का ये पूरी वॉल हमने बनाई हुई है ताकि वो बड़ा क्लियरली उसको साउंड को सुने। और ये क्लोज़ हो जाता है, यहाँ बैठ के वो साउंड ऑपरेट करता है। इससे आगे हम आते हैं तो ये हमारे सर्वर्स हैं। जो सारा इक्विपमेंट आपने देखा है ये उसके तमाम के तमाम सर्वर्स हैं जिनसे ये पूरा कंट्रोल होता है। ये तमाम सर्वर्स लगे हुए हैं। ये पीछे हमारे जो है वो केबल्स हैं कैमरास की, जो बाहर मैंने आपको कैमरा दिखाया वो ये फाइबर ऑप्टिक की कैमरे कनेक्ट हो जाते हैं इससे और इन सर्वर से सारा काम हो रहा होता है। और ये जितना भी है सॉफ्टवेयर बेस है, IP बेस है। ये हम एक लैपटॉप के ज़रिए इसकी सारी राउटिंग करते हैं कि हमें कौन सा कैमरा किस स्क्रीन पे चाहिए और फाइनल आउटपुट के बाद फिर वाया सेटेलाइट हम चैनल को जो है सिग्नल दे देते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हम नेट सेट के OB ट्रक में मौजूद हैं और तमाम फैसिलिटीज़ आपको दिखाई गई। यहाँ पे एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 5 पे भी आप इसको आके देख सकते हैं। और जिस किस्म की फैसिलिटीज़ दी गई हैं ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा है, आपने देखा ज़रूर होगा, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान इतनी टेक्नोलॉजी में तरक्की कर गया है कि यहाँ के लोग भी इस हवाले से काम कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त नेट सेट से मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं और ये नेवी की तमाम चीज़ें, एंटीनास किस तरह से नेट सेट कनेक्ट करता है और क्या फैसिलिटीज़ देता है, इस हवाले से बताएंगे। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। असल हम जो है नेट सेट डिफरेंट कनेक्टिविटीज़ दे रहे हैं, पाकिस्तान नेवी को भी दे रहे हैं और पाकिस्तान को सैटेलाइट के थ्रू हम कनेक्टिविटी देते हैं फ्रॉम सी टू ग्राउंड। उसमें नेवी की जितनी भी शिप्स के ऊपर कम्युनिकेशन होती हैं वो उस कनेक्टिविटी के थ्रू, उस मीडिया के थ्रू वो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। और उसमें डेटा ट्रांसपोर्ट है, वीडियो है, वॉइस कम्युनिकेशन है, ये सारी उस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट हो रही होती हैं।
जनाब हम इस वक्त मौजूद थे, जिस तरह से पूरी कवरेज आपने देखी है आज के प्रोग्राम में व्यूज़ ऑन द न्यूज़ में, कि किस तरह से एक्सपो सेंटर कराची में पाइमेक 2025 को रखा गया। सिंध गवर्नमेंट के मुख्तलिफ स्टॉल्स पे हम गए, वहाँ पे हमने देखा कि कल्चर हो, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट हो, या बहुत सारी चीज़ें कि किस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट करने में और सॉफ्ट इमेज बिल्ड करने में इस वक्त पाकिस्तान नेवी के ताउन से ये जो कुछ भी हुआ, और जिस तरह से इसमें हम बात कर सकते हैं मिनिस्ट्री के हवाले से, मरीन मिनिस्ट्री के हवाले से जो रोल प्ले किया, वो सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का यकीनन याद रखा जाएगा। हथियार सिर्फ जंग के लिए नहीं होते, हथियार अमन के लिए भी ज़रूरी हैं, हथियार इकॉनमी डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी हैं, और पाकिस्तान की इकॉनमी है जो जी पाकिस्तान की तरक्की है, और साथ साथ यहाँ के हमारे फ़ौज पाकिस्तान का वो रुतबा, वो उनका फ़ख्र है वो हमारा, कि जनाब हम जिस पे पाकिस्तानी कहते हैं कि मेरी फ़ौज को सलाम, मेरे पाकिस्तान का हर शहरी ये चाहता है कि पाकिस्तान की हिफाजत, सलामती और बका इसी तरह से कायम और दायम रहे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।